अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना टॉपिक नंबर 8.8 स्टार्ट करना है जो कि है कार्नेट हीट इंजन के नाम से। इस हमारे चैप्टर नंबर 8 थर्मोडायनेमिक्स वाले में ये जो टॉपिक नंबर 8.8 है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास जो होता है वो पार्ट्स में आता है ना, 8 मार्क्स में और 5 मार्क्स में। तो वो जो 8 मार्क्स वाला पोर्शन होता है उसमें जो उसके लिए कार्नेट हीट इंजन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब ये जो कार्नेट हीट इंजन है इस पर बात करने से पहले मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हीट इंजन है ये हमें साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम सादी कार्नेट था, और इन्होंने इस इंजन के बारे में 1824 में हमें एक्सप्लेन किया था। इस इंजन की स्पेशलिटी ये है कि ये एक थ्योरेटिकल हीट इंजन है। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल हीट इंजन है, मतलब जस्ट इसके बारे में पढ़ने में या लिखने में या पेपर प्रिंटिंग में बात हुई है। ऐसा हीट इंजन नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? बिकॉज इन्होंने जो हमें इंजन कहा है या जो ये जो कार्नेट हीट इंजन है इसकी 100% एफिशिएंसी है, और हम कहते हैं कि 100% एफिशिएंसी वाला हीट इंजन कोई भी नहीं है। मतलब 100% एफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन की नहीं हो सकती अदर देन कार्नेट हीट इंजन। ठीक है, इन्होंने अपने हीट इंजन में एक आइडियल गैस को एज अ वर्किंग सब्सटेंस लिया है, और इन्होंने अपने इस हीट इंजन को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइक्लिक प्रोसेस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस मतलब कि जहाँ से सिस्टम के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं या जिस पॉइंट से आप अपने सिस्टम में चेंजेस लेकर आना शुरू कर रहे हैं वहीं पर जाकर आपका सिस्टम वापस भी रुक जाएगा। यानी कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पर जाएगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, सो इन्होंने जो है वो हमें अपने सिस्टम के लिए जो 4 साइकिल्स बताई हैं उनमें जो नंबर 1 साइकिल का पॉइंट है या नंबर 1 जो प्रोसेस है दैट इज़ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोगों ने ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन में जो हमने प्रोसेसेस पढ़े थे ना, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, ये 4 प्रोसेसेस थे। अगर आपने वो लेक्चर मेरा सुना है तो ये बातें आपको बहुत आसानी से बहुत जल्दी समझ आना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज तकरीबन ये सारी वही बातें हैं जो हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखें आइसोथर्मल है तो बच्चों हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने प्रोसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे होते हैं। ठीक है, तो गौर से सुनते जाना है। थ्योरेटिकल पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास एक आइडियल गैस है ना, आपने स्टूडेंट्स उस आइडियल गैस को एक कंटेनर में इनक्लोज कर दिया है। ठीक है, कंटेनर में इनक्लोज करके हम क्या करते हैं कि आइसोथर्मल गैस ने एक्सपैंड करना है ना, इसका मतलब है गैस के एक्सपैंड करने के लिए हमें उसको अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। हम अपनी गैस को इस सिलेंडर में इनक्लोज करके सम अमाउंट ऑफ हीट Q1 प्रोवाइड करते हैं। जब आप अपनी गैस को हीट प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो इसके नतीजे में टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें पता है कि टेम्परेचर का इंटरनल एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इनिशियली जो गैस है उसका प्रेशर P1 होगा, वॉल्यूम V1 होगा और टेम्परेचर T1 होगा। जैसे ही इस गैस के अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी ना, इसका मतलब है गैस का जो वॉल्यूम है वो V2 हो जाएगा, प्रेशर P2 हो जाएगा और टेम्परेचर T1 ही रहेगा। क्यों T1 रहेगा? आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर ने कांस्टेंट रहना है, यानी कि हीट देने से जो टेम्परेचर बना था टेम्परेचर ने वही रहना है। ठीक है, जब गैस एक्सपैंड करेगी इसका मतलब है गैस का जो वॉल्यूम है स्टूडेंट वो इंक्रीज़ कर जाएगा और गैस का जो प्रेशर है स्टूडेंट्स वो डिक्रीज़ कर जाएगा। अब आप अगर पूछेंगे कि वॉल्यूम कैसे इंक्रीज़ करेगा और प्रेशर कैसे डिक्रीज़ करेगा, तो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस को पढ़ते हुए बॉयल्स लॉ को बड़े अच्छे से माइंड में रख लेना होता है। बॉयल्स लॉ हमें ये कहता है कि अगर आपके सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर वॉल्यूम क्यों इंक्रीज़ कर रहा है? बिकॉज गैस एक्सपैंड कर रही है। जब गैस एक्सपैंड कर रही है तो फिर एक्सपेंशन तब भी होगी ना कि गैस मॉलिक्यूल जब आगे मूव करेंगे तो ये जो पिस्टन है ये बाहर की तरफ मूव करेगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इंक्रीज करेगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो फिर प्रेशर को डिक्रीज करना होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो फिर हम कहेंगे कि वर्क इज डन बाय द गैस। ठीक है, वर्क इज डन बाय द गैस, यानी कि अगर आपने आइसोथर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करना है तो आपने बस यही बातें एक्सप्लेन करनी है कि जी हम अपनी गैस को एक कंटेनर में फिल करते हैं, उसको सम अमाउंट ऑफ हीट Q1 प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। हीट प्रोवाइड करने की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स पहले के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी से मूव करना शुरू करते हैं।
इसके रिजल्ट में हमारी गैस जो है वो एक्सपैंड करना शुरू कर देती है, यानी कि जो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान में फासला बढ़ता है स्टूडेंट्स, तो गैस एक्सपैंड करना शुरू कर देती है। ड्यूरिंग दैट एक्सपेंशन गैस का वॉल्यूम V1 से चेंज होकर V2 पर जाता है, वॉल्यूम में इंक्रीज आता है। गैस का प्रेशर P1 से चेंज होकर P2 पर जाता है, प्रेशर में डिक्रीज आता है। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर पहले भी T1 था यानी कि कांस्टेंट था, बाद में भी टेम्परेचर ने T1 ही रहना है। और इस केस में वर्क इज़ डन बाय द गैस, यानी कि आप यूँ कह सकते हो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, क्योंकि गैस एक्सपैंड कर रही है तो वर्क जो है वो सिस्टम हमारा सराउंडिंग पर वर्क डन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये जो कार्नेट हीट इंजन है इसका जो सेकंड स्टेप है स्टूडेंट्स वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब देखें, एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें ना तो सिस्टम में कोई चीज़ एंटर हो सकती है और ना ही सिस्टम से कोई चीज़ बाहर जा सकती है। इसका मतलब है हमने जो अपना सिस्टम है ना अब उसे आइसोलेटेड सिस्टम बना दिया। आइसोलेटेड सिस्टम वही होता है ना जिसमें ना तो कुछ सिस्टम से बाहर जा सकता है ना कुछ बाहर से सिस्टम के अंदर दाखिल हो सकता है। इसका मतलब है अब आपने जिस कंटेनर में हीट को गैस को फिल किया है वो हमारे पास गैस फिल्ड कंटेनर है। अब जो हमारे पास इनिशियल स्टेट्स है ना वो कौन सी हैं? गैस जो है वो वॉल्यूम V2 पर है, गैस का प्रेशर P2 है और गैस का टेम्परेचर T1 है। अब देखें इस केस में हमारे पास क्या होगा कि चूंकि हम गैस को हीट तो प्रोवाइड नहीं कर सकते ना, इसका मतलब है गैस मॉलिक्यूल यूजेस देयर इंटरनल एनर्जी फॉर एक्सपेंशन, यानी कि गैस ने एक्सपैंड होना है तो एक्सपेंशन के लिए गैस मॉलिक्यूल जो है वो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे होंगे। ठीक है, और हमें पता है कि चूंकि इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है टेम्परेचर के साथ, तो गैस मॉलिक्यूल जब अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसके नतीजे में गैस का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस। ठीक है, इसका मतलब है आप लिख लेंगे टेम्परेचर T2 है लेकिन ये टेम्परेचर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसके साथ ही प्रेशर P3 हो जाएगा और वॉल्यूम V2 हो जाएगा। इस केस में भी गैस का जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स वो डिक्रीज करेगा और गैस का जो प्रेशर है स्टूडेंट्स वो इंक्रीज कर जाएगा। और इस केस में अगर हम वर्क डन की बात करें तो हम कहेंगे वर्क इज डन बाय द गैस। क्यों? ये जो हमारा सिलेंडर का पिस्टन है ना, जब इसमें चेंजेस प्रोड्यूस हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स पिस्टन जो है ये आउटवर्ड मूव करेगा। इसका मतलब है वर्क जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ वर्क डन परफॉर्म हो गया। ठीक है, नंबर 3 जो इसमें प्रोसेस है वो हमारे पास है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब पहले गैस एक्सपैंड हो रही थी ना, अब गैस ने आइसोथर्मली जो है वो कंप्रेस करना है। ठीक है, इसका मतलब है अब जो आपका ये जो है ना कंटेनर है जिसमें आपने गैस को फिल की हुई है, इस कंटेनर को आप लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर पर रख देंगे और ये टेम्परेचर जो है वो T2 होगा। इस केस में गैस ने कंप्रेस करना है, इसका मतलब है गैस सम अमाउंट ऑफ Q2 जो सम अमाउंट ऑफ हीट Q2 जो है वो सराउंडिंग में इजेक्ट करना शुरू करेगी। इस केस में अब हमारे पास जो इनिशियल स्टेट्स थी ना, इसमें हमारा जो टेम्परेचर था वो T2 था, प्रेशर जो है वो P3 था, वॉल्यूम जो है वो V2 है। अब हमारे पास रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगा। रिवर्स प्रोसेस किस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम V2 नहीं V3 होना चाहिए। आप यूँ कह सकते हैं या ये मैंने V3 क्यों लिखा कि पिछली स्टेट की जो इनिशियल स्टेट्स होती है ना अगली की वो फाइनल बन जाती हैं। जैसे देखें जो हमारा पहला प्रोसेस था ना उसमें फाइनल स्टेट्स क्या थी? V2 P2 T1। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में इनिशियल स्टेट ये वाली बन गई है V2 P2 T1 और फाइनल स्टेट्स चेंज हो गई हैं। अब जब हमने थर्ड प्रोसेस पढ़ा है तो पिछले प्रोसेस की जो फाइनल स्टेट्स थी वो अगले प्रोसेस की इनिशियल स्टेट्स बन जाएंगी। इसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगा V3। अब हमारे पास क्या होगा कि गैस का टेम्परेचर जो है वो T2 से T3 की तरफ चला जाएगा, प्रेशर जो है वो P4 हो जाएगा और वॉल्यूम जो है वो हमारे पास V4 हो जाएगा। अब देखिए इस कंडीशन में अगर आप देखें तो हम टेम्परेचर को इनिशियल स्टेट में भी T2 है और फाइनल स्टेट में भी T2। ऐसा क्यों? बिकॉज सिस्टम आइसोथर्मल है ना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यानी कि यहाँ पर अगर आपने इसको T2 लो टेम्परेचर पर रख दिया तो इस कंप्रेशन में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यानी कि T2 ही रहेगा। और अब जो हमारा वर्क डन है वो वर्क इज डन ऑन द गैस, यानी कि जो आपका सराउंडिंग है वो आपके सिस्टम के ऊपर वर्क डन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ प्रोसेस, उसमें हमारे पास आ जाती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन नहीं कंप्रेशन।
एक्सपेंशन पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसका मतलब है ना तो हीट सिस्टम में एंटर हो सकती है ना तो बाहर जा सकती है, यानी कि आपने अपने सिस्टम को एक इंसुलेट कर दिया या आप यूँ कह सकते हैं इंसुलेटेड पैड पर रख दिया। तो अब जो हमारा कंटेनर है जिसको में आपने गैस को फिल किया हुआ है, इस कंटेनर में हीट एंटर तो नहीं हो सकती। इसका मतलब है ये जो कंटेनर के अंदर ही मौजूद इंटरनल एनर्जी है उसको यूटिलाइज करके हमारी जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो कंप्रेस करना शुरू करेंगे। इसका मतलब है यहाँ का जो टेम्परेचर है वो T2 है, यहाँ का जो प्रेशर है वो P3 है, वॉल्यूम V3 है। इसका मतलब है अब एडियाबैटिक है तो टेम्परेचर चेंज करके T1 हो जाएगा, प्रेशर P3 से चेंज करके P4 हो जाएगा और वॉल्यूम V3 से चेंज करके V4 हो जाएगा। अब टेम्परेचर T2 से मैंने T1 क्यों कहा, बिकॉज हमने लिखा है ना कि कार्नट हीट इंजन जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस में काम कर रहा होता है। इसका मतलब है आपका जो सिस्टम है वो अपनी इनिशियल स्टेट की तरफ वापस जा रहा है। सॉरी, T2 है तो यहाँ पे हमारे पास पिछले स्टेट में P4 था और ये V4 था, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा P1 और V1। ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया था। मैंने आपको पहले बताया ना कि किसी भी प्रीवियस स्टेप की जो लास्ट स्टेट्स होती हैं, जो लास्ट कंडीशन होती हैं, वो अगले स्टेप की फर्स्ट कंडीशन आ जाती हैं। यानी कि पिछले में हमारे पास T2 P4 V4 था तो T2 P4 V4 है। अब अपने हमारे सिस्टम ने वापस अपनी इनिशियल स्टेट्स पर जाना है। इसका मतलब है T1 P1 V1 हो गया। ठीक है, अब देखिए एडियाबैटिक कंप्रेशन है, इसका मतलब है टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होगा बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स ने अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ किया और गैस जो है वो कंप्रेस हो गई है। ठीक है, इस केस में जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा और जो प्रेशर है स्टूडेंट्स वो डिक्रीज करेगा, सॉरी प्रेशर इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा क्योंकि गैस जो है वो कंप्रेस हो रही है। तो गैस की कंप्रेशन के दौरान जो हीट होगी वो Q2 हमारे सिस्टम में इजेक्ट आउट होना शुरू हो जाएगी क्योंकि गैस जो है वो कंप्रेस कर रही है। और यहाँ पर अगर हम वर्क डन की बात करें तो फिर वर्क इज डन ऑन द गैस, यानी कि सराउंडिंग्स ने जो है वो हमारे सिस्टम पर सम वर्क डन परफॉर्म किया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कार्नेट हीट इंजन जो कि इन 4 प्रोसेसेस में काम कर रहा होता है। यह जो एक साइक्लिक प्रोसेस में इन 4 प्रोसेसेस के थ्रू वर्क डन कर रहा होता है। ठीक है, अब इनमें अगर मैं आपको रिवाइज करवा दूं तो एक हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन पढ़ी। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर सेम रहेगा। तो फिर आपने याद क्या रखना है कि आपने हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने से हमारी गैस एक्सपैंड हुई, गैस एक्सपैंड हुई तो जो इनिशियल स्टेट्स थी या जो इनिशियल स्टेट वेरिएबल थे वो P1 V1 T1 थे, इन्होंने चेंज करके V2 P2 और T1 हो गया। 1 क्यों रहा, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब चूंकि गैस एक्सपैंड हुई है तो फिर वॉल्यूम इंक्रीज किया और प्रेशर ने डिक्रीज किया होगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक में मतलब आपने सिस्टम को ना तो कोई हीट देनी है ना तो सिस्टम से कोई हीट लेनी है। इसका मतलब है सिस्टम ने अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ किया स्टूडेंट्स, और इंटरनल एनर्जी को यूज़ करके आपकी गैस ने एक्सपैंड किया। अब जो हमारा वॉल्यूम था वो V2, प्रेशर P2, टेम्परेचर T1 था। इस केस में टेम्परेचर T2 हो जाएगा, यानी कि गैस अपना टेम्परेचर को यूज़ करके एक्सपैंड हो रही है तो टेम्परेचर ने डिक्रीज़ किया, अगेन प्रेशर ने इंक्रीज़ और वॉल्यूम ने डिक्रीज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट आइसोथर्मल कंप्रेशन है। कंप्रेशन का मतलब होता है गैस अपनी स्टेट पर वापस आ रही है। तो अब जो वर्क डन है वो सराउंडिंग्स हमारे सिस्टम पर परफॉर्म कर रहा है। अब आपने इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन में इसको लो टेम्परेचर रिजर्वायर पर रखा है, तो जो गैस कंप्रेस होगी तो जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट है वो आपका जो सिस्टम है वो सराउंडिंग्स की तरफ इजेक्ट आउट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है टेम्परेचर जो है वो T2 से T3 हो जाएगा। सॉरी, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर सेम रहेगा, यहाँ पर भी T2 था तो यहाँ पर भी T2 रहेगा, प्रेशर P3 से P4 हो जाएगा, वॉल्यूम V3 से V4 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी कि सिस्टम में ना तो कुछ आ सकता है ना तो कुछ जा सकता है। तो गैस अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए कंप्रेस हो जाएगी, स्टेट्स टेम्परेचर की T2, प्रेशर की P4, वॉल्यूम की V4 हो जाएंगी। ठीक है, और हमारा चूंकि ये जो कार्नेट हीट इंजन है ये एक साइक्लिक प्रोसेस में काम कर रहा होता है, तो फिर ये जो स्टेट्स हैं ये वापस अपनी इनिशियल स्टेट पर चली जाएंगी। इनिशियल स्टेट क्या थी, P1 V1 T1। तो आप देखें टेम्परेचर T2 से T1 की तरफ गया, डिक्रीज़ हुआ, प्रेशर P1 हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज़ करके V1 हो गया। और इस केस में जो वर्क है वो हमारी गैस के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है, यानी कि सराउंडिंग्स जो हैं वो सिस्टम पर वर्क डन आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट हीट इंजन को कैलकुलेट करना चाहें तो स्टूडेंट्स एफिशिएंसी का फार्मूला होता है ना आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये आपको बताता है
या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अब साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू हमारे पास 0 होता है, इसका मतलब है डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल आ जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप वर्क डन लिखेंगे तो वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू हो जाएगा और वर्क डन इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 होगा। 1 माइनस Q2 क्यों होगा? बिकॉज Q1 हीट जो है वो सिस्टम एब्जॉर्ब करता है और Q2 हीट जो है वो सिस्टम हमारा इजेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसको अगर आप इसे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास एफिशिएंसी में आउटपुट में आ जाएगा स्टूडेंट्स Q1 बाय Q2 और इनपुट जो है वो हीट Q1 ली जाती है तो Q1 आ जाएगी। दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो हमारे पास फॉर्म बन जाएगी 1 माइनस Q2 ओवर Q1। अब हमें पता है कि हीट का एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो आप एफिशिएंसी को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर 1 माइनस T2 ओवर T1 भी लिख सकते हैं। अगर आपने इसकी एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ हीट लिखनी है तो फिर फॉर्मूला 1 माइनस Q2 बाई Q1 होगा, और अगर आपने इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखना है तो फॉर्मूला 1 माइनस T2 ओवर T1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वो हमें इस कार्नेट हीट इंजन में जो लास्ट बात आपने लिखनी है वो एफिशिएंसी के बारे में बता रहा है। मैंने आपको बताया ना कि ये एक थ्योरेटिकल हीट इंजन है हैविंग 100% एफिशिएंसी, तो वो कह रहा है कि कार्नेट हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% तब हो सकती है जब T2 जो है यानी कि जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है ये 0 हो जाए और T1 जो टेम्परेचर वो इन्फिनिटी हो जाए, तो फिर इस केस की जो एफिशिएंसी है वो 100% आ जाएगी। या इन अदर वर्ड्स आप यूँ कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर ये जो दोनों हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर रिजर्वायर है ना, इन दोनों का टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो हीट इंजन है इसकी एफिशिएंसी 100% है। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि दोनों जो टेम्परेचर रिजर्वायर है उनका टेम्परेचर सेम हो, मतलब 0 हो या कोई भी और नंबर सेम हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कार्नेट का हीट इंजन है ये एक हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल हीट इंजन है जिसके बारे में हमें सिर्फ पेपर में इंफॉर्मेशन या थ्योरी में जिसके बारे में हम पढ़ते हैं सीखते हैं, ऐसा हीट इंजन आज तक बनाना पॉसिबल नहीं हुआ, यानी कि आज तक ऐसा हीट इंजन जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो सका। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 8.8 देखिए, तो वहाँ पर आपको इसने ये जो 4 प्रोसेसेस मैंने आपको बताया ना, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये चारों प्रोसेसेस भी लिख कर दिए हुए हैं। जो मैंने आपको सामने बोर्ड पर लिख कर बताया वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। साथ में आपने क्या करना है कि ये जहाँ पे प्रोसेसेस कंप्लीट करेंगे ना, साथ में आपने इसकी फिगर नंबर 8.16 बनाना है, जो कि आपको प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है इन प्रोसेसेस के थ्रू। देखें, ए से लेकर बी तक की जो कर्व है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन बता रही है, बी से लेकर सी तक की जो कर्व है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन बता रही है। अगर आप ए से लेकर बी तक देखें स्टूडेंट्स तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, यही आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है। अगर आप बी से लेकर सी पर देखें स्टूडेंट्स तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, यही एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है। अब सी से डी पर देखें तो सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट की तरफ जाना शुरू हो गया, यानी कि बच्चों वॉल्यूम ने डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया, प्रेशर ने इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। और डी से लेकर ए तक अगेन प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है। तो जहाँ से चेंजेस प्रोड्यूस होना शुरू हुई थी, यानी कि पॉइंट ए से आपका सिस्टम वापस घूम घुमा के ए स्टेट पर चला गया, यानी कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस था। ठीक है, फिर वो आपको पेज नंबर 141 पर एफिशिएंसी कैलकुलेट करके बता रहा है डिफरेंट तरीका कि 8.9 में जो एफिशिएंसी है वो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर गिवन है स्टूडेंट्स, और 8.9 इक्वेशन से ऊपर जो एफिशिएंसी का फार्मूला है वो इन टर्म ऑफ हीट आपको गिवन है। और कंक्लूजन को ज़रा ध्यान से पढ़ लेना है। तो वो आपसे कह रहा है फ्रॉम द अबव रिजल्ट इट इज़ क्लियर दैट efficiency of Carnot heat engine is independent of nature of working substance. It only depend upon the temperature of hot and cold reservoir. For the efficiency to be 100%, the ratio of temperature should be 0. अगर आपको 100% efficiency चाहिए तो फिर इन टेम्परेचर की रेशो 0 हो जाएगी, यानी कि 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, और फिर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको 100% efficiency दे देगा। ठीक है, फिर वो आपसे कह रहा है कि जी दिस विल ओनली हैपन इफ़ T2 is equals to 0 or T1 is equals to infinity, which is impossible because we do not have reservoir having 0 temperature or infinite temperature. मतलब ऐसा रिजर्वायर तो आज तक हमने डिस्कस ही नहीं किया ना। As for 100% efficiency, the low temperature reservoir should be at 0 Kelvin, but in this engine the working substance is the gas which can never take a temperature of 0 Kelvin. Hence it is impossible for the real engine to have an efficiency of 100%. यानी कि रियल लाइफ में में ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। ये एक आइडियलाइज हीट इंजन है और कार्नेट हीट इंजन एक हाइपोथेटिकल हीट इंजन है। नेक्स्ट हमें बता रहा है कि कार्नेट थ्योरम स्टेट्स दैट नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नेट इंजन
operating between the same two temperature. In most of the cases, cold reservoir is our atmosphere, so to increase efficiency we have to increase the temperature of hot reservoir. All real heat engine are less efficient than Carnot heat engine due to friction and other heat losses. अगर आप इसके अलावा कोई भी हीट इंजन लेना तो वहाँ पर हम कहते हैं कि एनर्जी लॉसेस पाए जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो सकती है या किसी भी इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से वहाँ पर एनर्जी लॉस एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि कार्नेट हीट इंजन के अलावा कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं है जिसकी एफिशिएंसी आपको 100% मिल सके। ठीक है, सो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि कार्नेट हीट इंजन था। अगर आपको इसमें से कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।